Hello juniors, today we will study the chapter number 1 of class 10th power sharing. पावर शेयरिंग सबसे पहले हम पावर शेयरिंग के बारे में समझते हैं। जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन अमंग पीपल अमंग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर हम कोई गवर्नमेंट में पावर शेयर कर देते हैं, दो गवर्नमेंट में या फिर स्टेट वाइज में पावर शेयर करते हैं। मतलब पावर हम किसी एक को ना देकर पावर को डिवाइड कर देते हैं, उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेल्जियम की ज्योग्राफी जान लेते हैं। बेल्जियम एक यूरोप में एक बहुत स्मॉल कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है या फिर 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और बेल्जियम बॉर्डर शेयर करती है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ। देखिए ये है बेल्जियम, ये है बेल्जियम कंट्री, एक यूरोप में कंट्री है। ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। तो अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेल्जियम में बहुत एथनिक कंपोजिशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि जो बेल्जियम कंट्री है उसमें जो कंट्री के अंदर 59% लोग जो है वो डच स्पीकर्स है, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं फ्लेमिश रीजन में, और 40% लोग फ्रेंच स्पीकर्स है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वेलोनिया में। ये कंट्री की बात हो रही है। इस पूरे कंट्री में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये कैपिटल है बेल्जियम का। इसमें 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स हैं, 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब जो कंट्री है वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा डच स्पीकर्स का है, लेकिन जो कैपिटल है वहाँ पे ज़्यादा फ्रेंच स्पीकर्स है। तो लेकिन जो डच है वो मेजॉरिटी में है। कंट्री पूरे बेल्जियम कंट्री में जो डच है वो मेजॉरिटी में है और जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है। लेकिन जो माइनॉरिटी हम तो हमेशा सुने हैं जो मेजॉरिटी में होता है वो ज़्यादा रिच और पावरफुल होता है, लेकिन बेल्जियम में मेजॉरिटी मतलब समझिए आप। सबसे पहले जो मेजॉरिटी मतलब होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मतलब हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है। उसी तरह बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में था और फ्रेंच माइनॉरिटी में था, लेकिन फ्रेंच माइनॉरिटी होकर बावजूद भी रिच और पावरफुल था। तो क्या हुआ 1950s और 60s के बीच में ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो गई, क्योंकि कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे तो फ्रेंच स्पीकर्स डच पे ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे, क्योंकि ब्रुसेल्स एक उसका कैपिटल में। अब हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है जब मेजॉरिटी रूल करने लगती है कोई कंट्री में। अभी हम श्रीलंका का स्टोरी पढ़ेंगे, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार जान लेते हैं। तो मेजॉरिटी क्या होता है जब कोई कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है। तो उसी तरह मेजोरिटेरियनिज्म होता है जब कोई मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग रूल करने लगते हैं कंट्री को, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो अपनी पॉलिसी बनाने लगते हैं, वो माइनॉरिटी की बात नहीं सुनते हैं। तो ये इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। अब हम श्रीलंका के पढ़ेंगे। श्रीलंका इंडिया के जस्ट नीचे है। तो 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो सिन्हाला कम्युनिटी से ज़्यादा डोमिनेट करती है। देखिए ये श्रीलंका का मैप है, इसमें सिन्हाला स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा है। सिन्हाला एक लैंग्वेज और एक तमिल। तो सिन्हाला लोग 74% थे, जो सिन्हाला स्पीकिंग के लोग थे वो 74% थे, और जो तमिल स्पीकिंग थे वो 17% थे। तो कोई भी रूल बनाई जाती थी तो सिन्हाला लोगों की ज़्यादा बात मानी जाती थी, क्योंकि ये 74% थी, बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंट है ये। तो ये श्रीलंका है। यहाँ पे इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे तमिल्स रहते थे। तमिल्स भी दो टाइप के तमिल्स रहते थे। सिन्हाला स्पीकिंग तो 74% थे, लेकिन सॉरी जो 18%, सॉरी मैंने शायद 17 कह दिया था। जो 18% तमिल थे वो माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी में कौन था? सिन्हाला। उसमें भी दो टाइप के तमिल्स थे। एक थे श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका के ऑफिशियल तमिल थे, जो वहाँ के नेटिव थे, और एक थे इंडियन तमिल जिसको फोर्सफुली प्लांटेशन वर्कर्स के लिए वहाँ पे ले गया था फोर्स स्लेव बनाकर। तो वो इंडियन तमिल थे और कुछ श्रीलंकन तमिल थे। तो जो सिन्हालास थे वो बहुत ज़्यादा अपनी सुप्रीमेसी दिखाते थे, मतलब अपनी पावर को बहुत ज़्यादा दिखाते थे और माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो जो सिन्हाला की गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ स्टेप लिया था इन श्रीलंका। तो 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी बाय द सिन्हालास गवर्नमेंट।
और तमिल को डिसरिगार्ड किया जाता था, तमिल लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। और कोई भी मतलब ज़्यादा कॉलेज में, जॉब्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा फेवर सिन्हाला पीपल को दिया जाता था। तमिल पीपल को ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता था, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था और उनको इक्वालिटी भी नहीं प्रोवाइड किया जाता था। और जो सिन्हाला थी वो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करती थी, लेकिन जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के थे। कोई हिंदू फॉलो करते थे हिंदू रिलीजन को, कोई इस्लाम फॉलो करते थे तमिल में, लेकिन जो सिन्हालास थे वो बुद्धिस्ट कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते थे। तो इस वजह से मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा सिन्हालास लोग थे, माइनॉरिटी में तमिल्स थे, इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बारे में जानें कि श्रीलंका में 2 टाइप की कम्युनिटी है, एक सिन्हाला 74%, एक है तमिल 18%। तमिल में भी 2 टाइप के तमिल्स थे, एक थे वहाँ के श्रीलंकन तमिल जो 13% थे, बाकी जो रेस्ट थे वो प्लांटेशन वर्कर्स बना के उनको फोर्सफुली इंडिया से श्रीलंका ले गया था, तो वो वहीं पे रह गए थे। तो 74% और 18%, ये परसेंट आप अच्छे से याद रखना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। तमिल्स को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता था, इसलिए उनके रिएक्शन को पढ़ेंगे कि तमिल्स ने क्या एक्शन लिया। तो तमिल्स पार्टीज़ बनाना स्टार्ट कर दिए थे, वो उनको बहुत स्ट्रगल किए थे, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किए थे वो। और तमिल पीपल थे वो अपने तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ कर दिए थे ऑफिशियल लैंग्वेज। वो रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे थे, पावर मांग रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें भी पावर दो, सिर्फ सिन्हालास पीपल को पावर ना दो, हमें भी जॉब्स दो, हमें भी स्टडी, हमें भी एजुकेशन की राइट्स दो ज़्यादा, और ना ही सिन्हालास पीपल्स को ज़्यादा दो। तो वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते थे और वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल एलम की। एलम मतलब होता है स्टेट, तो वो अपनी तमिल स्टेट के डिमांड कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट साइड में। इनकी इतनी सारी डिमांड थी, वो अब पावर मांग रहे थे, ऑटोनॉमी मांग रहे थे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहे थे वो। और फिर तमिल एलम का डिमांड कर रहे थे कि उनको एक अलग से स्टेट दो, लेकिन इनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया गया। वो अपने आप को बहुत एलिनेटेड महसूस कर रहे थे कि हम श्रीलंका में होकर भी हमें राइट्स नहीं दी जा रही है, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इस वजह से जो सिन्हालास थे और जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई। वो कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में बदल गई। सिविल वॉर मतलब होता है जब कोई कंट्री के अंदर वहाँ के सिविलियंस में वॉर हो जाती है, वहाँ की सिटीजन्स वॉर कर देती है कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर, और वॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, बहुत फैल जाती है, पॉपुलर हो जाती है, उसको सिविल वॉर कहते हैं। इस सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे और दोनों ही कम्युनिटी के लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स किया गया कि वो श्रीलंका छोड़ के चले जाएं, और बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड को खो दिए थे, लॉस्ट कर दिए थे। तो इसमें हम पढ़े कि तमिल्स की रिएक्शन क्या था। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते थे, वो रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे, वो डिमांड कर रहे थे अपने एक तमिल स्टेट का, लेकिन सिन्हालास लोग नहीं माने, अपने पावर को शेयर नहीं किए। सिन्हालास लोग अपने पावर को शेयर ना करके ख़ुद को ज़्यादा पावरफुल बना दिए, इसी वजह से सिविल वॉर हो गई श्रीलंका में। तो अभी हम बेल्जियम की स्टोरी पढ़े और तमिल मतलब श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी। तो बेल्जियम में पावर शेयर हो गई थी, अभी हम पढ़ेंगे आगे। और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की थी, तो सिन्हालास थे वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जो बाकी का वीडियो है, बाकी का जो पार्ट है वो हम सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बाकी के टॉपिक्स। तब तक आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।